अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक का एक पीछे तसलसल है हमारा, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के ऊपर मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर काम किया जाए। तो उसी तसलसल की ये तीसरी वीडियो है। पहले मैंने कॉलोनियलिज़म और उसकी फिर जो एक वर्ड की जो एक एटिमोलॉजी होती है, वो वर्ड निकला कहाँ से, फिर और कॉलोनाइज्ड, कॉलोनाइजर्स, कॉलोनाइजेशंस, इसके ऊपर मैंने बात की। तो आज हम बात करेंगे हेजमनी पे। तो देखते हैं जी कि ये वर्ड कहाँ से आया और किसने इसके ऊपर काम किया और इसकी मीनिंग्स क्या हैं, और ये हमारे जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जी स्टूडेंट्स, ओरिजिन इसका है जी मिड 16th सेंचुरी, यानी तकरीबन 16th सेंचुरी के वस्त में ये आया हमारे लिटरेचर के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होके। अच्छा, अब ये लफ्ज़ ग्रीक वर्ड हेजिमोनिया से निकला है, जिसका मतलब आप इसको हेजिमन या हेजिथाई, जैसे लीडर या टू लीड, यानी लीड करना। तो व्हाट इज़ द रूट वर्ड ऑफ हेजमनी? तो हेजमनी कम्स टू इंग्लिश फ्रॉम ग्रीक। अब जो इसका ओरिजिनल वर्ड नेम है, ये वर्ड है, ये है हेजमनिया, और ये ग्रीक से निकला है। और जब ये इंग्लिश यूज़ के अंदर आया है तो फिर ये हेजमनी के तौर पे आया है। मज़ीद हम आगे इसमें देखते हैं जी कि हेजमनी की टू ग्रामशी, हेजमनी इज़ द कल्चरल, मॉरल एंड आइडियोलॉजिकल लीडरशिप ऑफ अ ग्रुप ओवर एलाइड एंड सबल्टन। अब तीन चीज़ों के ऊपर एक जो ग्रुप की जो लीडरशिप है वो स्टैंड करती है। ये ग्रामशी कहता है कल्चरल, मॉरल एंड आइडियोलॉजिकल, यानी अगर कल्चर को रखा जाए तो ये जो ग्रुप होगा, इनके जहन में या इनके हिसाब से जो उनका कल्चर है वो सुपीरियर कल्चर है, और जो मोरालिटी वो होगी जो ये लोग सेट करेंगे, और आइडियोलॉजिकल यानी जो आइडिया है या थिंकिंग है या व्यू पॉइंट्स हैं वो जो है वो सुबल्टन के ऊपर और एलाइड के ऊपर वो गवर्न करेगा, वो रूल करेगा। अब जो एलाइड है और सुबल्टन है, मैं आपके सामने यूँ रख दूँ कि एलाइड मीन आप यूँ कह सकते हैं कि वो लोग जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, और उनके लिए वो जो ग्रुप है वहाँ पे, जो लीडरशिप, वो जो लीडर ग्रुप है वहाँ पे, उनके लिए वो एलाइड होंगे जो उनके कंट्री के अंदर गए। अच्छा, अब जो सुबल्टन है, आप उसको यूँ ले सकते हैं कि ऐसे कंट्रीज़ या ऐसे लोग जो किसी वक्त किसी कंट्री के को वो कॉलोनाइज रहे हों और वो उस मुल्क में चले जाएं, तो भी आप इसको कह सकते हैं कि उनके लिए ये तीन ग्राउंड्स की जो सुपीरियरिटी है वो बिल्कुल होगी। यानी उनका कल्चर सुपीरियर होगा उन लोगों से, एलाइड से और सुबल्टन से। उन मोरालिटी यानी मॉरल वो सेट करेंगे, और आइडियोलॉजिकल यानी आइडिया वो जो उनका आइडिया जो है वो गवर्न करेगा। तो ये चीज़ें ग्रामशी के मुताबिक उसने हेजमनी की डेफिनेशन जो है ना वो दी। नेक्स्ट हम मज़ीद इसमें देखते हैं जी कि इसमें मज़ीद क्या चीज़ है। हाँ, अब यहाँ से जो कल्चरल हेजमनी है इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद हम बात करेंगे तो हमें ये इसकी डेफिनेशन मज़ीद समझ आ जाएगी कि ग्रामशी यहाँ पे वो डिफ़ाइन करता है, वो डिफाइंड कल्चरल हेजमनी एज रूलिंग क्लास मैनिपुलेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम एंड मोर्स। अब यहाँ से लाइंस को, अब थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा आप मज़ीद समझने की कोशिश करें। द रूलिंग क्लास मैनिपुलेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम कौन सा होगा? और मोर्स का मैंने आपको यूँ बताया कि मोर्स का मतलब होता है मैनर्स, कस्टम, यूजेज एंड हैबिट्स, और या सोशल नॉर्म्स जितनी भी हैं किसी भी मुआशरे की। ये और जो वैल्यू सिस्टम है वो रूलिंग क्लास डिफ़ाइन करेगी, वो बताएगी कि मैनर्स क्या हैं, कस्टम क्या है और हैबिट्स क्या हैं, जो
सुपीरियर हैं या सोशल नॉर्म्स किसी भी सोसाइटी के क्या होने चाहिए, वो उस रूलिंग क्लास के हिसाब से वो गवर्न करेंगे। सो दैट द रूलिंग क्लास परस्पेक्टिव इज़ द वर्ल्ड व्यू ऑफ सोसाइटी। ये इस हिसाब से होगा कि जो रूलिंग क्लास है उसका जो नुक्ता नज़र है वो जो मोर्स वो देंगे और वैल्यू सिस्टम वो जो सेट करेंगे, वो किसी भी मुआशरे, दुनिया के किसी भी मुआशरे के ऊपर वो जो है ना वो उसको एक अहमियत दी जाएगी। दस, इन द रिलेशंस अमंग द सोशल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी द टर्म हेजेमनी डिस्क्राइब्स कल्चरल डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास which compels the subordination of other social classes. Thus in relation among the social classes society, यानी आपकी जो एक मुआशरे की सोशल क्लासेस हैं, इसके साथ इसका तल्लक है बाकी दुनिया के जो जितने भी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो भी सोशल क्लासेस हैं। द टर्म हेजेमनी डिस्क्राइब्स अ कल्चरल डोमिनेंस, यानी वो कल्चर जो रूलिंग क्लास का कल्चर होगा वो डोमिनेंट कल्चर होगा सुबल्टर्न के ऊपर और एलाइड के ऊपर। विच कंपेल्स द सबऑर्डिनेशन ऑफ अदर सोशल क्लासेस, जो जिसका काम क्या होगा कि वो दूसरी दुनिया की दूसरी सोशल क्लासेस को जो उनके मातहत हैं वो फोर्स करेगा कि आप इसको इन्हीं मोर्स को अपनाएंगे, और मोर्स या मोरालिटी वो जो हम जो सेट करेंगे उसी को मोरालिटी कहा जाएगा, रेस्ट मोरालिटी नहीं होगी। तो ये ग्रामशी के हिसाब से उसका एक अपना नुक्ता नज़र था। मज़ीद हम देखते हैं जी इसके ऊपर हमारे पास जी, कल्चरल हेजेमनी इज़ द डोमिनेंस ऑफ कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी। अब यहाँ पे एक और नया वर्ड आ गया है कि अगर कल्चरल हेजेमनी क्या होगा, डोमिनेंस ऑफ कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी। कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी वो सोसाइटी होगी जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बसें, जाके उनके पास बसेंगे, उनका अपना एक अलग कल्चर होगा। ठीक है जी। अगर आप यूँ समझें कि अगर किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर कोई इमिग्रेंट्स जाते हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री के, तो डेफिनेटली अगर एशिया से है तो वो उनका एक अपना कल्चर होगा। इसी तरीके से अगर और किसी कंट्री से मीन के अगर गल्फ़ से कोई गया है तो उसका एक अपना कल्चर होगा। तो डाइवर्स कल्चर होगा। तो वहाँ पे वो इलाके जहाँ पे डाइवर्सली कल्चरल सोसाइटी डेवलप हो रही होगी, वहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ कल्चरल को लेके वहाँ पे लोग बस रहे होंगे, उनके ऊपर वो जो रूलिंग क्लास है उनका कल्चर जो है वो डोमिनेट करेगा। तो इस हिसाब से अब आपको समझ आ रही होगी कि कल्चरल हेजेमनी इज़ द डोमिनेंस ऑफ कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी बाय रूलिंग क्लास हु मैनिपुलेट द कल्चर ऑफ सोसाइटी, द बिलीव्स, द एक्सप्लेनेशंस, परसेप्शंस, वैल्यूज़ एंड मोड्स, मोरालिटी, वो सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें ये वो डोमिनेंट उसको वो करेंगे। सो दैट द वर्ल्ड व्यू ऑफ द रूलिंग क्लास बिकम्स द एक्सेप्टेड कल्चरल नॉर्म। तो अब आपको बात की उम्मीद समझ आ गई होगी कि वो इस तरीके से वो डोमिनेंट होंगे ताकि जो वर्ल्ड व्यू ऑफ द रूलिंग क्लास का जो वर्ल्ड व्यू है वो बिकम्स द एक्सेप्टेड कल्चरल नॉर्म। तो वो जो कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी के लोग थे वो उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये जो कल्चर है, ये जो सेट रूलिंग क्लास ने किया है, यही बेस्ट कल्चर है और इसी की एक अपनी सुपीरियरिटी है। एज द यूनिवर्सल डोमिनेंट आइडियोलॉजी द रूलिंग क्लास वर्ल्ड व्यू मिस रिप्रेजेंट्स द सोशल, political and economic status quo as natural, inevitable and perpetual social conditions that benefit every social class rather than artificial social constructs that benefits only the ruling class। अब यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद आप बात समझने की कोशिश करेंगे कि एज द यूनिवर्सल डोमिनेंट आइडियोलॉजी, यानी अगर आप यूँ समझें कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो डोमिनेट करती है, द रूलिंग क्लास वर्ल्ड व्यू मिस रिप्रेजेंट्स द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस को, कि ये जो रूलिंग क्लास है, अब यहाँ से इसका एक जो कल्चरल हेजेमनी, यानी यहाँ पे जो ग्रामशी का एक नेक्स्ट पॉइंट वो इसके ऊपर दे रहा है, अपनी राय मज़ीद दे रहा है। पहले उसने डिवाइड किया हेजेमनी को और फिर अब उसने कल्चरल हेजेमनी को डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू दी पर्सपेक्टिव ऑफ द रूलिंग क्लास, कि उनके हिसाब से जो कल्चरल हेजेमनी क्या है। अब यहाँ से वो थोड़ा सा एक फैक्ट बता रहा है कि एज द यूनिवर्सल डोमिनेंट आइडियोलॉजी रूलिंग क्लास वर्ल्ड व्यू मिस रिप्रेजेंट्स द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस को
कि वो उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं जी, कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो स्टेटस को का जो एक डोमिनेंट एक इनका एक नुक्ता नज़र है वो नेचुरल है, इनएविटेबल है, ये नहीं ये एंड वो नेसेसरी है एंड परपेचुअल सोशल कंडीशंस हैं जो कि हर सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं। ये रूलिंग क्लास के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो उनको कहता है कि ये मिस रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये समझते हैं कि जो उनका हिसाब से जो मोरालिटी वो सेट कर रहे हैं वो बेसिकली तमाम सोशल क्लासेस के लिए, जिनके लिए वो ये सेट कर रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट होगा, उनके लिए मुफीद होगा, रादर दैन एज आर्टिफिशियल सोशल कंस्ट्रक्ट, बजाय इसके को कहें कि ये जो अपना हमारा है एक आर्टिफिशियल सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसको वो समझते हैं कि भाई ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो सबऑर्डिनेट जो सोसाइटीज़ हैं, तो ये वो कहता है कि ये इसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी बात है नहीं, दैट बेनिफिट ओनली द रूलिंग क्लास। हालांकि वो कहते हैं कि ये सिर्फ रूलिंग क्लास को ही बेनिफिट करता है, ना कि तमाम सोसाइटी को बेनिफिट करता है। तो ये उसने एक अंदर की जो इनर फीलिंग्स हैं या इसको जो फैक्ट है उसका उसने कि इसके पीछे जो हेजमनी यानी कल्चरल हेजमनी या जो रूलिंग क्लास की जो एक मैनिपुलेशन है उसके पीछे उनके जहन में जो कुछ था वो उसके ऊपर इसने बात करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको बात की समझ आई होगी। मज़ीद मैं चाह रहा था कि ग्रामशी की जो थ्योरी है उसके ऊपर थोड़ा सी एक बार स्लाइड बनाएं ताकि हम ये जो पीछे कल्चरल हेजमनी आई है और हेजमनी की जो डेफिनेशन आई है उसके ऊपर भी हमारी मज़ीद आपको बात की समझ आ जाए। तो थोड़ा सा इसके ऊपर देख लें। व्हाट इज़ ग्रामशीज़ थ्योरी, क्या है जी। इन ग्रामशीज़ व्यू अ क्लास कैन नॉट डोमिनेट इन मॉडर्न कंडीशन। ये वो बात है जो पिछली बात के आखिरी पैरे की जो आखिरी पैरे के अंदर जो लाइंस है ना उसको मज़ीद इसको डिफ़ाइन कर रही है कि ग्रामशीज़ व्यू अ क्लास कैन नॉट डोमिनेट इन मॉडर्न कंडीशन by merely advancing its own narrow economic interest। यानी कोई भी क्लास कैन नॉट डोमिनेट इन मॉडर्न कंडीशंस। यानी थोड़ा सा अगर आप विक्टोरियन एज को साथ लेके आएँ और इंडस्ट्रियल एज को साथ लेके आएँ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो वहाँ पे जो बूर्जुआ जिसे हम कहते हैं कि मिडिल क्लासेस के लोग थे वो ऊपर आ रहे थे और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। उनके अंदर जो एक वेल्थ का जो एक सिस्टम था वो ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। वो उनका इंडस्ट्री के अंदर उनकी एक वर्थ बन रही थी। तो उस हिसाब से वो कहता है कि भाई सिर्फ ये नहीं कि जो रूलिंग क्लास है सिर्फ वही अपना डोमिनेट करे, अपना मोरल्स बाकी लोगों के लिए सेट करे, बल्कि यहाँ पे वो कहता है कि भाई थोड़ा सा इसके अंदर उन लोगों को भी उसमें हिस्सा दिया जाना चाहिए जो कि सबऑर्डिनेट, जिनको समझा जाता है कि वो सबऑर्डिनेट कल्चर्स हैं या सबऑर्डिनेट क्लासेस के साथ उनका तल्लक है। जैसे एलाइड का उसने बात की और सुबल्टर्न की उसने बात की। तो ये अगर आप विक्टोरियन और इंडस्ट्रियल एज के आप ले जाएं और बूर्जुआ क्लास को आप सामने रखें तो आपको यहाँ से बात इसकी मज़ीद खुलेगी। इन ग्रामशीज़ व्यू अ क्लास कैन नॉट डोमिनेट इन मॉडर्न कंडीशन बाय मियरली, कोई भी क्लास मॉडर्न कंडीशन के अंदर वो डोमिनेट नहीं कर सकती बाय मियरली एडवांसिंग इट्स ओन नैरो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि वो सिर्फ अपने जो ज़ाती माशी इंटरेस्ट हैं उसको वो लेके आगे चलें, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कहता है या नीदर कैन इट डोमिनेट प्योरली थ्रू फोर्स एंड क्वेश्चन। अब वो कहता है कि ना ही वो आप कोई ताकत के ज़रिए या फिर आप जो है ना फोर्स के ज़रिए या थ्रेट्स के ज़रिए आप उनको को कायल करने की कोशिश करें। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रादर इट मस्ट एक्सर्ट इंटेलेक्चुअल। अब यहाँ पे वो अपनी एक आगे नेक्स्ट राय दे रहा है, यानी वहाँ से वो ये बता रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अब कैसा होना चाहिए ये नीचे मज़ीद अपनी थ्योरी दे रहा है कि रादर इट मस्ट एक्सर्ट इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल लीडरशिप and make alliances and compromises with a variety of forces। तो वो कहते हैं कि आप बाकी जो फोर्सेस हैं उनको भी मलूज़ खातर रखना चाहिए, उनको भी एक ड्यू शेयर देना चाहिए। रादर इट मस्ट एक्सर्ट इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल लीडरशिप, बल्कि इनको एक इंटेलेक्चुअल और मॉरल लीडरशिप को के ऊपर भी उनको मद्देनज़र रखना है। मेक अलाइंसेस एंड कॉम्प्रोमाइज़ विद अ वैरायटी ऑफ फोर्सेस। तो बाकी दुनिया के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं
चाहे वो कम है या थोड़ा वो है, तो उनके साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और उनके साथ उनको अलायंस बनाना चाहिए, उनके साथ रिलेशन बनाने चाहिए और उनको भी इसके अंदर ड्यू शेयर देना चाहिए। न कि आप इसको एक रूलिंग क्लास यही समझे कि जी जो कल्चर या जो मोरालिटी या रूल्स या कोड्स हम सेट करेंगे वही कोड्स पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करने हैं। और ये क्यों करने हैं? क्योंकि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो उसने कहा है कि ये उनका एक अपना मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो होना यही चाहिए कि बाकी जो कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी है उनके अंदर उन लोगों को भी उनका ड्यू शेयर मिलना चाहिए। तो ये था जी हमारा आज का एक लेक्चर जिसके ऊपर मैंने कहा कि बात करें। तो नेक्स्ट हमारी वीडियोस आएंगी वो पोस्ट कॉलोनियलिज़म के ऊपर मैं जाऊंगा और ज़्यादातर मैं जो एशियंस का जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है उसको मैं टच करने की कोशिश करूँगा। आप ट्यून रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।